बुधवार मेरे गांव के साप्ताहिक बाजार का दिन। प्रति बुधवार दादा मुझे 10 पैसे देते। 10 पैसे लेकर मैं सवेरे से शाम तक बाजार में घूमता। कोई चुड़वा खाता, कोई केले खाता तो कोई जलेबी। अलबत्ता मैं 10 पैसों को देखते हुए थूक निकलता। अंत में बाजार खत्म होते समय शाम को उन 10 पैसों से एक पेड़ा खरीदता। उसे थोड़ा थोड़ा खाता। शबरी द्वारा जूठे किए गए बेर की तरह वह पेड़ा मैं माँ को लाकर देता। माँ उस पेड़े को खाने लगती। मैं कहता, बच्चे को भी दे देना। वह कहती, मेरा दूध बच्चे को चला जाता है ना, उस दूध के ज़रिए बच्चे को पेड़ा मिल जाएगा। मैं बच्चे को चूमता। मेरी बहन नागी को चोरी करने की आदत थी। उसके बाद की निर्मी। मैं नागी को घोड़ी, निर्मी को बिना नाक वाली नकटी, वनी को काली तो सुनी को लंगड़ी कहता। सुनी के बाद पम्मी, फिर तम्मा। तम्मा का नाम था श्रीकांत। श्रीकांत के बाद इंदिरा, उसे मैं अंधी कहता। इंदिरा की पीठ पर सिद्धराम, वह गुजर गया। बड़े बुरे दिन थे। खाने के लिए मिलता ही नहीं था। सारे भूखे रहते। कभी कुछ मिलता, कभी कुछ भी नहीं। मुझे भूख लगती, मैं रोटी के लिए रोता। भूख सहन नहीं होती थी। खाता कम पर परेशान ज़्यादा होता था। परिणामतः संता माए गांव में रोटी मांगने जाती। संता माए के लौटने तक मैं परेशान हो जाता। संता माए आंचल में रोटी लिए आती। मुझे लगता वह दौड़ते हुए क्यों नहीं आती। वह मेरे सामने बंद आंचल को खोल देती। उसमें गांव के किसी सहृदया के घर की जूठन होती। रोटी के टुकड़े, अचार, बेसन की सब्जी सब देखकर मुंह में पानी भर आता। मैं बड़े चाव से खाता। वह अन्न अमृत की तरह लगता। संता माए का आंचल स्वर्ग की तरह महसूस होता। अन्न का अभाव तो मैं बचपन से ही महसूस करता रहा हूँ। सभी बहनें भूखी सो जाती। उन्हें खाने के लिए कोई जगाता भी नहीं था, क्योंकि रोटियां ही नहीं होती थी। वे भूखी ही सो जाती। हम लोग ही खा लेते। माँ केवल पानी ही पी लेती। दादा बीड़ी पीकर भूख को जलाते। मैं सोई हुई बहनों को निहारता। उन्हें देखकर मेरी नींद ही गायब हो जाती। भूख भी खत्म हो जाती। अपने हिस्से का निवाला उन्हें देने की इच्छा होती। बुधवार को वनी, नागी, निर्मी बाजार में टहलती। दिन भर बाहर ही रहती। बाजार में जो मिलता खा लेती। नागी व निर्मी तो बाजार में चोरी भी करती। खाने की चीज़ें चुराकर घर ले आती। हम सब लोग उन चीज़ों को खा लेते। चोरी नहीं करना चाहिए ऐसा लगता ज़रूर, पर पेट में क्या भरें। चोरी करने की हवस थोड़े ही थी। गरीब और दरिद्र लोग भूख से मजबूर होकर चोरी करते हैं। उन्हें पेट भर अन्न मिले तो वे क्यों चोरी करेंगे। काले व्यवसाय करने वाले नेता बन जाते हैं और भूख से मजबूर होकर चोरी करने वाले गुनहगार। एक बार भरे बाजार में किसी बागवान ने वनी को चप्पलों से पीटा था। वनी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। उसका अपराध उसने एक केला उठाया था। बागवान चिढ़ गया। उस बागवान की वनी की उम्र की लड़की भी होगी, पर उसके मन में कोई दया नहीं था। लोग इकट्ठे हो गए। मेरी आंखें छलनी हुए छप्पर की तरह चू रही थीं। शाम के समय बाजार खत्म हो जाता। लोगों द्वारा फेंके गए केले के छिलके वनी इकट्ठे करती। ऐसे ही किसी बाजार के दिन रास्ते पर बैठकर छिलके को खाते हुए मैंने उसे देखा। वहीं पर मैंने उसे पीटा। छिलके खा मत कहकर मैंने छिलके छीन लिए और दूर फेंक दिए। पर थोड़ी देर बाद मेरा विचार बदल गया। मैंने केले के छिलके इकट्ठे किए। मिट्टी से सने उन छिलकों को कमीज से पोंछता रहा। बाद में नदी के किनारे जाकर खाने लगा। पर उसी समय मैंने अपने शिक्षक को वहीं से गुजरते हुए देखा। छिलके फेंक दिए, मानो भूख ही फेंक दी, गर्भपात की तरह। घर पहुंचा। मसामा यम की तरह चित्रों पर बैठी थी।
भूलोक के पापी आदमी की तरह वनी रो रही थी। माँ, मुझे भैया ने पीटा है। लोगों द्वारा फेंके गए छिलकों को यह खा रही थी। मेरा स्पष्टीकरण। माँ मुझ पर चढ़ गई। कीड़ों और चींटियों को खाकर उसे जीने दे, तुझे क्या पड़ी है इज्जत की। कोर्ट में खड़े अपराधी के हाथ में स्थित गीता की तरह मैं मौन था। बुधवार के इस बाजार में एक नाई हजामत बनाने बैठता था। उन दिनों मैं स्कूल जा रहा था। मुझे भी औरों की तरह बाल कटवाने की इच्छा होती। पहली बार नाई के पास गया था। यूँ अब तक माँ ही मेरे बाल काटती। काटती कहने के बजाय वह उन्हें साफ करती कहना ज़्यादा ठीक होगा। उनका तरीका यह था कि 10 पैसे के भारत ब्लेड से सारे बाल वह साफ करती जाती। सिर पर आग सी पड़ती। अनेक स्थानों पर ब्लेड लगता, खून निकलता। मैं रोता। माँ गुस्से से लाल पीली हो जाती, खूब पीटती। मैं और चिल्लाता। लगता सिर पर का चमड़ा ही उधेड़ा जा रहा है। बहुत जलन होती। बाद में इतने चिकने सिर को देख कक्षा के लड़के तबले की तरह अपनी उंगलियां उस पर चलाते। मैं बहुत परेशान हो जाता। एक बार बाल साफ करने के बाद माँ उस ब्लेड को सुरक्षित रखती अगली बार के लिए। नाई ने मुझे देखा, मेरे सिर की ओर देखा। तू यहाँ क्यों खड़ा है? मैं तेरे बाल नहीं काटूंगा। मैं हिम्मत से बोला, मेरे पास पैसे हैं। उस समय दूसरे गांव का एक आदमी अपने बाल कटवा रहा था। उसे मुझ पर दया आई। उसने कहा बैठो, तो वह नाई भड़क गया। कहने लगा, अरे यह तो महार है, इसे जाने दो। गांव के भैंसों के भी बाल साफ करने वाले उस नाई के लिए पता नहीं मैं क्यों अपवित्र था। दत्तू मामा का लड़का आरूढ़ उसी नाई के पास अपने बाल कटवा लेता था। वह दूसरे गांव का था। उसकी जाति नाई जानता नहीं था। बाद में मैं भी बाल कटवाने के लिए 4-5 मील चलकर दूसरे गांव के नाई के पास जाता। कभी चुंगी तो कभी बुरहानपुर। आगे चलकर श्रीमंत अन्ना ने नाइयों को कोर्ट में खींचा। उसके बाद वह हमारे भी बाल काटने लगा। संतामाए सवेरे उठकर रोज़ मेरा मुंह देखती। मैं जब छोटा था तब मुझे पीठ पर बांधे वह गांव की सड़कें झाड़ती, जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगाती। किसी घूरे के पास बैठकर मैं संतामाए का झाड़ू लगाना देखता। उनकी झाड़ू के कारण धूल का भवंडर उठता। उसी भवंडर में वह झाड़ू लगाती। उनका चेहरा और शरीर धूल से भर जाता। झाड़ू लगाने के बाद मैं कूड़े को टोकरी में भरता। संतामाए उस भरी टोकरी को सरपंच के घोरे पर डाल आती। हम दोनों बुधवार को तड़के ही निकलते। जानवर जब बाहर निकलते तब तक हमारा काम खत्म होता। तड़के जब हम दोनों निकलते तो शंभूपा रास्ते में मिलता। शंभू विट्ठल का भक्त था, महारों की बस्ती का चोखा महार। रोज़ तड़के उठकर वह आरती के लिए निकलता। उसके हाथ में भगवा झंडा तथा गले में चोखा महार का कपड़ा बंधा रहता। हम उसके पैर छूते, वह हमारे माथे पर अबीर लगाता। झाड़ू लगाकर वापस लौटते समय रास्ते में शंकर भी मिलता। वह जानवर छोड़ो की आवाज़ लगाता। उसके कंधे पर काली गुदड़ी तथा हाथ में लाठी रहती। वह लंगड़ा कर चलता। वह सबके जानवर लेकर निकलता। बुधवार को सवेरे मैं बची कुची रोटियों के टुकड़े चटनी के साथ खाता। दोपहर में कसाई आता। सारी बस्ती उस पर टूट पड़ती। मसामा बकरी का मटन नहीं खाती थी। बकरे का हो तो ही लेती। मटन ताज़ा हो तो 1-1.5 किलो लेती। बुधवार को हम कसाई की प्रतीक्षा करते, अतिथि की प्रतीक्षा की तरह। बुरहानपुर का कसाई साइकिल पर मटन का बोझा लेकर आता। वह दिखा कि मैं घर की ओर दौड़ता, मसामा को संदेशा देता। सभी झोपड़ियों में हलचल शुरू हो जाती। इमली के पेड़ के नीचे कसाई अपनी दुकान लगाता। वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते। पेड़ की किसी शाखा से वह धड़ टांग लेता। बहुत सहजता से वह उसे काटता और तराजू में वजन करता। कुत्ते इकट्ठे हो जाते। बूचड़ के सामने धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती।
थालियाँ कटोरे लिए औरतें हो हल्ला करती। मक्खियाँ इतनी भिनभिनाती कि मांस दिखाई ही नहीं देता। कसाई हर बार हाथ घुमाकर उन्हें भगाता। आकाश में गिद्ध दिखलाई देने लगते। मैं मसामा के साथ वहां पहुंचा। मसामा अक्सर उसके साथ झगड़ती। टांग का मटन लगाओ ऐसा कहती, चर्बी मांगती। मेरे लिए कभी कभी गुर्दे कपूरे लेती। मटन की थाली को आंचल में छिपाए माँ घर की ओर निकलती। मैं कसाई द्वारा दी गई बोटियों को लेकर उनके पीछे पीछे निकलता। कभी अचानक ऊपर से चील झपटती और बोटियों को उड़ा ले जाती। चील के पंजों से कई बार हाथ लहूलुहान हो जाता। मसामा पीटती, दो चार गालियां देती। संता माए चटनी रोटी खाकर सवेरे को निकलती। साप्ताहिक बाजार की ज़मीन पर झाड़ू लगाती। वहाँ दुकानदारों से कुछ मांगती। मैं उनके पीछे पीछे थैलियाँ लेकर निकल पड़ता। ग्राम पंचायत से संतामाई को वेतन वगैरह नहीं मिलता था। ये लोग जो देते वही उनका वेतन होता। कपड़े के व्यापारी 10-10 पैसे देते। मिठाई के दुकानदार थोड़ी सी मिठाई देते। सब्जी वाले हरी सब्जियां, मिर्च, प्याज, सड़े गले फल देते। कुछ ऐसे भी थे जो कुछ भी नहीं देते। संतामाई उनसे झगड़ती। वे बाद में आने के लिए कहते। 2-2 बार जाना पड़ता। थैलियाँ चीज़ों से भर जाती तो मैं घर जाकर उन्हें खाली कर फिर ले आता। मैं दिन भर घर से बाजार, बाजार से घर दौड़ता रहता। इसी कारण बुधवार अच्छा लगता। बुधवार को ही कपड़े धो लेता, ज़रा ठीक ठाक रहता। महारों की बस्ती के सभी लोग उस दिन दोपहर तक मोल मजदूरी से लौटते। साप्ताहिक बाजार करने के लिए बस्ती पर उत्साह छा जाता। गांव भी काफ़ी भरा हुआ लगता। आसपास के कई गांवों के लोग इस बाजार के लिए आते। शेवंता बाजार के दिन आती, बवंडर की तरह घूमती। मैं उसे देखता, वह मुझे। तब बाजार खत्म हुआ होता। बाजार खत्म होते ही कपड़े के व्यापारी कपड़ों की गठरियाँ बांधने लगते। गठरियाँ स्टैंड पर ले जाते। मैं हमाली की आशा से वहीं घूमता। हमाली मिलती। कपड़े का बोझा सिर पर लिए मैं स्टैंड पर जाता। दादा गुस्सा करते, कहते हमाली नहीं करनी है। एक गाल को ऐंठ दे तो दूध आ जाए और दूसरी को ऐंठ दे तो खून। ऐसी वह उम्र थी। पर उन दिनों मैं हवा खाकर मटर गश्ती कर रहा था। इसी अवस्था में गलत आदतों का शिकार भी हो गया था। पी कर फेंकी गई बीड़ियाँ या सिगरेटों के टुकड़े मैं उठाता और उन्हें पीता। लड़कियों पर लाइन मारता, दातून करता, शौच के लिए पानी ले जाता। हमारी बस्ती 100-150 घरों की, मेरी आयु के 10-15 लड़के तथा 7-8 लड़कियाँ। बेहद गर्मी, आवारा कुत्ते, मुरझाए चेहरों के बच्चे, चुट्टा पीने वाली बूढ़ी औरतें, अधगिरे मकान या झोपड़ियाँ, घूमते शराबी। मन लगाने के लिए इसके सिवा और क्या था इस बस्ती में। पर जिस दिन शेवंता की आंखों से परिचय हुआ, उस दिन से बेचैनी भी खूबसूरत लगने लगी। शेवंता की माँ जहाँ काम मिलता वहाँ चली जाती। पिता गड्ढे खोदता और शेवंता घर पर 3 भाइयों को लिए बैठी रहती, उन्हें संभालती। शेवंता थी 10-12 साल की। वर्ष 1.5 वर्ष में उसका गौना हो जाएगा। उसका छोटा भाई हमेशा उसकी बाहों में होता। माँ बच्चों को जन्म देती और शेवंता बच्चों को संभालने का काम करती। 2 छोटी बहनें हमेशा रोती हुई उसके पीछे लगी रहती। केवल 2 रोटियां रख कर माँ बाप घर से निकल जाते। एक एक निवाला खाकर, लोटा लोटा पानी पीकर जीने वाली यह बस्ती। शेवंता कभी खुलकर हंसती नहीं थी। बालों को न कभी तेल मिला न पानी। माँ बाप की जिंदगी में शेवंता कोल्हू का बैल बन चुकी थी। उसकी आंखों में गाय की आंखों जैसी निरीहता झलकती थी। उसकी माँ फटी साड़ी को बार बार सी कर पहनती। पिता अनेक थिगलियों की कमीज पहनता। दोपहर में वह बहनों के बालों में जुएं ढूंढने बैठती। मैं शेवंता की ओर देखता, जैसे किसी दुर्घटना को देख रहा हूँ। वह जब घर में होती मैं सीटी बजाता, गाना गाता। मेरी आवाज़ सुनकर वह झोंपड़े से बाहर आती।
जानबूझकर बर्तन मांजने बैठती। मैं नदी की ओर जाता तो वह भी निकलती, वह नदी की ओर निकलती तो मैं भी निकलता। वह अपनी झोंपड़ी से मेरे चेहरे पर आईना मारती, मैं उसे इशारा करता, उसे कच्ची इमली निकाल कर देता। हम दोनों एक दूसरे में उलझ रहे थे। एक दिन मैं नदी में नहा रहा था, पानी से खेल रहा था, पर वास्तव में शेवंता की प्रतीक्षा कर रहा था। बदन पर मैला छाया हुआ था, मछलियाँ शरीर से खेल रही थी, गुदगुदी हो रही थी। वहीं नाक साफ करता, नेटे की ओर मछलियाँ इकट्ठी होती, काले पत्थर से शरीर साफ करता। किनारे पर साबुन से लोग कपड़े धो रहे हों तो मैं भी अपने कपड़े धोने निकलता। वे लोग कपड़ों को साबुन लगाते और उसे पत्थर पर धीरे धीरे पटकते। फेन निकलता, बहने लगता। उसी बहते फेन में मैं अपने कपड़े गीले करता। कपड़े धोने वालों की मैं कुछ सहायता करूं, इसी शर्त पर वे मुझे इस बहते फेन में कपड़े गीले करने की इजाज़त देते। मैं उनकी सहायता करता, उनके कपड़े सुखाने डालता। साबुन के फेन में कपड़े धोते समय मुझे बेहद खुशी होती। शर्ट के सामने का हिस्सा हमेशा काला रहता, स्लेट तथा नाक पोंछने की आदत के कारण। नदी के पानी पर कई बार मेंढकों का पाखाना तैरने लगता। शैवाल फैला हुआ होता। पानी में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालता, सिर पर शैवाल ही शैवाल। शेवंता नदी पर आए इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता। शेवंता नदी पर आती, उसे कैसे बात करूं, क्या बोलूं, डर लगता, बड़ी ही लाज आती। हम दूर से ही हंसते, पर निकट आने के बाद दोनों ही घबरा जाते, परेशानी होती। शेवंता सिर से आंचल हटाकर उसे घड़े के मुंह पर बांधती, पानी भरती, पानी में आकाश दिखाई देता, मैं पानी पानी हो जाता। उस दिन शेवंता आई और तुरंत चली गई। लौटते समय पीछे मुड़कर क्षण भर मेरी ओर देखती रही, हंसती रही। मैं भी हंसा। फिर से पानी के लिए आ, मैंने इशारे से कहा। उसने भी इशारे से कहा, मंजूर। मुझे इतनी खुशी हुई कि लगा धरती सिर पर लेकर नाचूं, आकाश पैरों तले लिए भागता रहूं। शेवंता आती रही। एक बार मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की, आज शेवंता पर पानी उछालूंगा। पानी पर लहरें उठी, मन में भी, लज्जा से डर भी गया। शेवंता पानी के लिए आई, मैंने उस पर पानी उछाला, जैसे फूल उछाले हों। उसके चेहरे पर, बालों पर, शरीर पर। इच्छा हो रही थी कि उसे उठा लूं, धूप में जाऊं, पानी में डुबा दूं, खाली खाली हो जाऊं, उसके साथ खेलूं, वह भी मुझ पर पानी उछाले और फिर हम दोनों इंद्रधनुष के पीछे छिप जाएं। शेवंता घबरा गई थी। उसके बालों से निकली हुई पानी की बूंदें मोती की तरह उसके गालों पर से टपक रही थी। उसकी आंखें नदी के पानी से भी अधिक निर्मल लग रही थी। उसके ओंठ अंजलि में लिए पानी की तरह पीने की इच्छा हो रही थी। पर शेवंता घबरा गई। नहीं रे, उसने कहा। मैं पानी में था, फिर भी लगा कि तप्त रेत पर बैठा हूँ। बेईमानी छिप सकती है पर अनैतिक बातें नहीं। शेवंता तथा मेरे प्रेम की बात घर के लोगों को मालूम हो गई। कोड़ की तरह हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा था। संता माई कहती, शेवंता को बहू बना लेने में हर्ज ही क्या है। पर यह कैसे संभव था। मैं अक्करमाशी। शेवंता की और मेरी शादी कैसे हो सकती थी। संता माई रोहिदास मामा की कहानी बताती। रोहिदास मामा किसी महार लड़की को ले गया। तब पूरी बस्ती के महार लाठी कुल्हाड़ी लिए उसे ढूंढते रहे थे। पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे थे। रोहिदास भाग गया, पता नहीं कहाँ है वह। संता माई आंखों में आंसू लाकर कहती, महार बहुत भयंकर होते हैं, तेरी बोटियां काट डालेंगे। उन्हें पूछने वाला भी कौन है। और अपने घर में तो न कोई पुरुष और न कोई जिम्मेदार आदमी। हम औरतों के साथ तो वे बुरी तरह पेश आएंगे, सार्वजनिक बलात्कार करेंगे। तू सोच, शेवंता को भूल जा। अगर गांव की किसी सवर्ण स्त्री के साथ तू शादी करेगा तो दलित बस्ती तेरे पीछे ताकत बनकर खड़ी हो जाएगी।